बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जून है और दिन है इतवार का। इस वीडियो में मैं आपके सामने पीटीआई की जो बाहर लीडरशिप है इसका जो घिनौना किरदार है वो आपके सामने रखूँगा। और आपको पता ही है कि जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है तो मैंने कभी आपको ये नहीं कहा कि मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, अच्छी लगी है तो शेयर करें। ना मैंने कभी ये कहा है कि मेरे चैनल को जो है वो आप फॉलो करें। मैंने ये बात कभी नहीं की और ना ही मैंने आज तक हर वीडियो के बाद ये कहा है कि कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी। ये मेरी जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है तो ये मेरी शायद ये 5वीं वीडियो होगी जिसमें मैं शुरू में ही आपको ये बात कह रहा हूँ कि आप इस पे लॉजिक के साथ आपने ज़रूर कमेंट करना है और बताना है कि आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस टॉपिक पे जब भी बात करता हूँ तो कुछ अकाउंट्स, ट्विटर अकाउंट बहुत एक्टिव हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बारीक वारदात डाली जा रही है और ये साजिश है पीटीआई के ख़िलाफ़। तो मैं ज़रा अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ, अगर लोगों को लगता है कि ये वारदात है तो लॉजिक के साथ बात करें, बताएं कि क्यों आप इसको समझते हैं कि वारदात है। और अगर आप मुझसे इत्तफाक करते हैं तो आप बताएं कि आप इत्तफाक करते हैं। चलें, अगर आप इत्तफाक करते हैं बेशक बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इत्तफाक नहीं करते तो क्यों नहीं करते ये आपने लॉजिक के साथ मुझे ज़रूर बताना है ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूँ। देखिए, कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। पहली बात यह है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान के ऊपर तमाम केसेस झूठे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान अगर आज जेल के अंदर है तो वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की खातिर है। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की लड़ाई सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है, इमरान खान की लड़ाई पूरे इस निज़ाम के साथ है। इस निज़ाम में इस्टेब्लिशमेंट भी है, इस निज़ाम में जुडिशरी भी है। क्यों जुडिशरी है? क्योंकि जस्टिस याहिया खान साहब को पता है कि आज इमरान खान कामयाब होता है तो 26वीं आईनी तरमीम तो घर जाएगी, 26वीं आईनी तरमीम खत्म होगी तो याहिया फरीद साहब तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से फारिग हो जाएंगे, क्योंकि उनको तीसरे नंबर से चीफ जस्टिस पाकिस्तान शरीफ खानदान ने और जरदारी ने बनाया और इस निज़ाम ने बनाया। अमीनुद्दीन खान साहब, उनको पता है कि उनका तो खेल खत्म हो जाएगा और वो आईनी बेंच के सरबराह नहीं रहेंगे। मोहम्मद अली मजहर साहब को पता है कि वो आईनी बेंच में नहीं रहेंगे, अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी शायद वो ना बन सकें। वैसे भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनेंगे अगर 26वीं आईनी तरमीम खत्म हो जाए। इसी तरह से उनको दीगर जो हैं हसन अजहर रिजवी साहब हैं या आईनी बेंच वाली मुसरत हिलाली साहबा, अब देखें ना, मुसरत हिलाली साहबा हों या अमीनुद्दीन खान साहब हों, जिन्होंने अभी आगे जिन 3 जजेस ने फौरी तौर पर रिटायर होना है, फौरी तौर पर तो नहीं, यानी आगे जिन्होंने रिटायर होना है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस मुसरत हिलाली है, जस्टिस जमाल खान मदखेल हैं। और अगर 26वीं आईनी तरमीम चलती रहती है और 27वीं आ जाती है तो ये 5-5 साल इनकी बढ़ जाएगी। एज ऑफ रिटायरमेंट जब आगे जाएगी तो 5-5 साल और ये जजेस रहेंगे। फिर मोहम्मद अली मजहर साहब आगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी बनेंगे, वो आईनी बेंच के सरबराह भी बन सकते हैं। तो 26 फिर डोगर साहब को पता है कि इमरान खान अगर जीतता है, 26वीं आईनी तरमीम घर जाती है तो सरफराज डोगर साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं रहेंगे। अली नीलम साहब को पता है कि उनके लिए आगे चीज़ें ऐसे नहीं होंगी। तो बाकी भी जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस आए हैं मेरिट के बगैर जो आए हैं उनको भी पता है कि जिस दिन इमरान खान जीता, ये पाकिस्तान जीता, जिस दिन आइन की हुक्मरानी हुई, जिस दिन कानून की हुक्मरानी हुई तो हम तो फारिग हैं। तो इसलिए जजेस की भी लड़ाई है इमरान खान के साथ। फिर ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने बैठ के मार धाड़ किया है, जिन्होंने इस मुल्क को तबाह और बर्बाद किया है, जिन्होंने करप्शन लूट मार किया है, जिन्होंने इस मुल्क को की बुनियादों को हिला दिया, खोखला किया, उनको भी पता है कि हम तो गिरफ्तार हो जाएंगे। शरीफ खानदान को पता है हम गिरफ्तार हो जाएंगे। जरदारी को पता है कि मैं उसके बाद मैं और मेरी औलाद ये जेलों में होंगे। तो इमरान खान की लड़ाई सबके साथ है, इस पूरे निज़ाम के साथ है। और सिर्फ इमरान खान की लड़ाई पाकिस्तान के अंदर भी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मकबूजा कश्मीर से एक शख्सियत है जो अब पाकिस्तान में, उनकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि इमरान खान की इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ाई है, इमरान खान की आलमी कुव्वतों से भी लड़ाई है। क्यों लड़ाई है? इमरान खान अगर बाहर होता तो क्या फ़लस्तीन के ऊपर पाकिस्तान का यही रवैया होता जो इस वक्त है? क्या ये अभी आप देख लें, सेनेटर मुश्ताक साहब, उनकी अहलिया को और ख़वातीन को, इंसानों को गिरफ्तार किया गया। क्यों? कि नेतन्याहू के खिलाफ तुमने एहतजाज क्यों किया, इसराइल के खिलाफ नारे क्यों लगाए, वो गिरफ्तार हो गए। क्या पाकिस्तान का यही इंटरनेशनल मौक़िफ़ होता? इस्लामोफोबिया में इमरान खान ने जो तकरीरें की, कश्मीर के ऊपर जो तकरीरें की, मोदी के साथ जो इमरान खान ने किया, फ़लस्तीन के हवाले से जो बात करते थे, तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिले। मैं इसलिए पीटीआई को बार बार ये कह रहा हूँ कि ठीक है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब नेकनियती से वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकी हुकूमत और सदर जो ट्रंप है वो कभी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिले। इसी तरह से और बहुत से इस्लामी ममालिक आप देख लें, आप नाम देख लें, क्या वो इस्लामी ममालिक चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आए, जिसके बारे में इस वक्त उसको उम्मत मुस्लिमा का लीडर समझा जाता है इमरान खान को? तो वो क्यों चाहेंगे कि इमरान खान बाहर आए? और हमारी जो है वो जो खुद को ठेकेदार समझते हैं दीन का और उम्मत मुस्लिमा का, वो क्यों चाहेंगे कि उनकी ये ठेकेदारी खत्म हो? और इमरान खान इस वक्त जो मुस्लिम ममालिक के, मैं नाम किसी मुल्क का नहीं ले रहा, फिर कहा जाता है कि आप जी दोस्त ममालिक के खिलाफ बात करते हैं।
आप जरा इनके नाम लेना जरा, जो मुस्लिम ममालिक के लीडर्स हैं, और इमरान खान को उनके साथ खड़ा करें, तो काट काट किसका बड़ा है, किसका पूरी दुनिया में जो है वो बड़ा जो है वो एक लीडर के तौर पे मकाम और मर्तबा है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो वो क्यों मुस्लिम ममालिक के सरबराहान चाहेंगे कि ये निज़ाम गिरे और इमरान खान बाहर आए और इमरान खान कामयाब हो, और ये जो छोटे छोटे बोने हैं जिन जिन जो इस वक्त पाकिस्तान पर मुसलत हैं ये फारिग हो। क्यों इस वक्त आप देखें ना कि हाँ, अगर आप इस वक्त मुस्लिम जो 8-10 बड़े मुल्क हैं उनके साथ शहबाज शरीफ को खड़ा करें, तो शहबाज शरीफ बेचारे तो जो इस तरह के इवेंट्स हो उसमें पहली लाइन में खड़े नहीं होते, वो तो तीसरी लाइन में ढूंढना पड़ता है कि हमारा वज़ीर आज़म कहां खड़ा है। लेकिन अगर इमरान खान हो तो उसका फिर जो कद काट है वो ऐसा है कि वो पहली सफ में खड़ा होता है, और फिर उसके सामने मुस्लिम ममालिक के जो हमारे हुक्मरान हैं उनके देख लें उनकी क्या हैसियत होती है, और इन जो हमारे अब हुक्मरान हैं इनकी उनके सामने क्या हैसियत है जो इस वक्त मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। अब जब यह बात तय है कि इमरान खान की लड़ाई इस पूरे निज़ाम से है, इमरान खान की लड़ाई इंटरनेशनल कुव्वतों से भी है, तो फिर पीटीआई की जो क़यादत है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पीटीआई की क़यादत की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो पीटीआई की जो क़यादत है वो इस निज़ाम से लड़ने के लिए अपने आप को उस नहज पे तैयार करे और उस तरह से सिंसेरिटी के साथ लड़े, मुकाबला करे, ताकि इमरान खान का रिहा हो, वरना तो इमरान खान की रिहाई जो है वो मुमकिन नहीं होगी। अब आ जाए इस बात पर, जो मैंने कहा कि मैं चीज़ें कुछ सामने रखता हूँ जिससे मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई की क़यादत का जो है वो घिनौना जो है वो किरदार है, और मैं क्यों समझता हूँ, और अगर ये बातें मैं जो करने जा रहा हूँ ये गलत है, तो मैं पीटीआई की क़यादत को, इन चाबी वाले खिलौनों को चैलेंज करता हूँ। मुझे कहें कि वो मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे आके बैठ जाएं और इन सवालों का जवाब दे दें। मैंने पीटीआई की एक बहुत आम शख्सियत जो इस वक्त ड्राइविंग सीट पे है, मैंने उनको 3 बार अप्रोच किया। मैंने कहा जी बात करनी है आपसे, कॉल करना चाहता हूँ आपसे, बात करना चाहता हूँ, ताकि मैं उनसे पूछूँ तो सही कि ये सारी चीज़ें ना करने के पीछे अगर कोई हिकमत है, कोई बहुत बड़ा कोई उनके पास कोई बहुत बड़ी साइंस है ये चीज़ें ना करने की, तो मुझे जवाब मिल जाएगा। लेकिन 3 बार उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया, उनके पास रिस्पॉन्ड करने का टाइम नहीं है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा। अच्छा, ये जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ ना, पीटीआई के कुछ लोग कर भी रहे हैं ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं कर रहा, 15-20 लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम भी मैं नहीं लूँगा। क्यों? मैं इसमें नाम किसी का भी नहीं लूँगा, ताकि ये ना लगे कि मैं किसी के खिलाफ या किसी के हक में कर रहा हूँ। मेरे तो कुछ सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दूसरा, इमरान खान की बहनों से बढ़ के तो कोई मुखलिस नहीं है ना, यानी अलीमा खान साहिबा हों, डॉक्टर उज़मा हों, नौरीन नियाज़ी साहब हों, उन तीनों में से मुझे को मैसेज करके कह दे कि ये जो तुमने चीज़ें बताई हैं, तुमने गलत बयानी की है, तुमने झूठ बोला है, तुमने पीटीआई की क़यादत के खिलाफ साजिश की है, तुमने गलत किया है। वो जो मुझे मैसेज करेंगी वो मैं मैसेज सारा पढ़ के आपके सामने रख दूंगा कि जनाब ये उन्होंने मुझे मैसेज किया है, मुझे उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, गलत बयानी कर रहे हो, पीटीआई की लीडरशिप बहुत कुछ कर रही है, तुमने ये बारीक वारदात डाली है। मैं उनका पूरा मैसेज पढ़ के और आपके सामने जो है वो रख दूंगा। और ये जो सवालात हैं इस पर आपने अपने इलाके के एमएनए एमपीए टिकट होल्डर को परखना है। अगर आप समझते हैं कि सवाल ठीक है, और आपने बताना है कि आपका एमएनए एमपीए इस पे पूरा उतरता ही नहीं उतरता। पहली बात यह है कि अभी आज ईद का दूसरा दिन भी गुजर गया, इमरान खान की चौथी 5वीं ईद जेल में थी। आपने इस ईद के ऊपर, ये जो अभी ईद गुजरी है जिसका आज पाकिस्तान में दूसरा दिन है और ओवरसीज़ के लिए तो आज तीसरा दिन गुजर भी गया होगा, आपने पीटीआई के 1000 बनते हैं एमएनएज एमपीएस सेनेटर्स टिकट होल्डर्स मेन लीडर्स, 1000 में से आपने पीटीआई के कितने रहनुमाओं के, कितने लोगों के वीडियो पैगाम देखे हैं जिसमें उन्होंने बात की हो कि ये चौथी 5वीं ईद इमरान खान की जो जेल में है ये जुल्म है, ज्यादती है, इमरान खान को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई, इमरान खान को टॉर्चर किया जा रहा है, उसके लिए मुश्किलात बढ़ा दी गई हैं, उसकी एहलिया पे जुल्म हो रहा है। कि आप मुझे सिर्फ गिन के बता दें कि कितने लोगों ने ये वीडियो पैगाम जारी किए हैं। अब आप कहेंगे इनसे क्या होता है जी, पूरी कौम को पता है। नहीं, अगर पूरी कौम को पता है तो इमरान खान जब तक बाहर था तो रोज क्यों आके कौम से खिताब करता था? क्यों इमरान खान रोजाना जब टीवी पे उसके पास पाबंदी लगी तो वो यूट्यूब पे आता था, यूट्यूब पे लाइव खिताब करता था इमरान खान? क्यों? वजह क्या है? वीडियो पैगाम जारी करता था। क्यों? कौम को तो सारी को पता था पहले ही कि इमरान खान की हुकूमत किसने गिराई, क्यों गिराई, क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, पता तो सारों को था। फिर क्यों इमरान खान रोज वीडियो पैगाम जारी करता था? क्यों आके इमरान खान रोज आके खिताब करता था? एक नैरेटिव ऐसे ही बनता है जब बात होती है, डिस्कशन शुरू होती है, निज़ाम एक्सपोज होता है, उस पर दबाव बढ़ता है, हर चौक चौराहे पे, गली बाजार में, ढाबे पे, हर जगह ये बात होना शुरू हो जाती है जब इस तरह से वीडियो पैगाम आते हैं। तो कितने लोगों ने ये वीडियो पैगाम जारी किए हैं, कितने लोगों ने जो है वो ईद के दिन, ये जो ईद के 2 दिन गुजरे हैं पाकिस्तान में, कितने पीटीआई के रहनुमा ने 26 नवंबर के शोधा को याद किया, उनके लिए ट्वीट्स किए हैं? कितने रहनुमा 26 नवंबर को जिनकी जाने गई हैं उनके घरों में गए हैं? कितने रहनुमा जो हैं इससे पहले जिनके इन 3 सालों में जाने गई हैं उनके घरों में गए हैं या उनके लिए उन्होंने कोई वीडियो पैगाम जारी किए हैं? कितने हैं जो पीटीआई के असीरान जो जेलों में रहे हैं, कोई साल, कोई 1.5 साल, उनके घरों में गए हैं? जो आज जेलों में हैं उनके घरों में कितने लोग चले गए हैं कि वो तो जेल में, हम उनकी फैमिली से ज़ाहिर यकजहती करने के लिए आए हैं? कितने हैं
जो पीटीआई के जो इस वक्त जेलों में हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, ये महमूद रशीद साहब, शामी कुरैशी साहब, हसान न्याजी, हैदर मजीद और जो मिलिट्री कोर्ट्स के जिनको कन्विक्शन हुई है, उनके लिए कितनों ने वीडियो पैगाम जारी किए हैं कि ईद के मौके पर उन्होंने वीडियो पैगाम जारी करके कहा कि उनके ऊपर बड़ी सख्तियां हो रही हैं, उनके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, उनके साथ बड़ी ज्यादती है, और आज ईद के मौके पर हम उनको याद कर रहे हैं कि वो असीरान हैं, बेगुनाह सियासी कैदी हैं, उनको रिहा किया जाए। कितनों ने उनको याद किया है, कितनों ने उनके घरों में जाकर उनकी फैमिली से ज़ाहिर यकजहती किया है। अच्छा, फिर ईद से एक दिन पहले खबर आती है कि जो चेयरमैन सेनेट है और स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उनकी तनख्वाहों में 600% इजाफा हो गया। साथ ही खबर आई कि वर्ल्ड बैंक ने कहा कि खत्ते गुर्बत से नीचे पाकिस्तानियों की तादाद 45% हो गई है। साथ उन्होंने कहा कि साथ अखबार में खबर आई कि 2200 अरब रुपए किसानों को नुकसान हुआ है सिर्फ गंदम के अंदर। बाकी वो आप सुन लें जो उन्होंने मुज़म्मिल असलम साहब ने बताया कि हुकूमत ने मान लिया है कि अगले साल इस वक्त जो महंगाई इससे ज़्यादा होगी, जो टेक्सटाइल मिलें बंद हुई हैं, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गरीबों के साथ, लोगों के साथ हो रहा है, मुझे बताएं, ये सिर्फ एक चीज़ को आप ले लें, 3 चीज़ों को ले लें। 600% तनख्वाहों में इनके इजाफा, इससे पहले इन्होंने जजों की तनख्वाहें बढ़ाई, MNS की बढ़ाई, MPS की बढ़ाई, वुज़रा की बढ़ाई, इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स के लिए बड़ी चीज़ें की। अगर नहीं की तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, आम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। तो मुझे बताएं, सिर्फ इसी चीज़ को पीटीआई उठा लेती कि 600% इजाफा, कोई कहना आसान है, 600% इजाफा। आम जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी पेंशन और तनख्वाह में कितना इजाफा होता है? मर मर के 5%, 10%, 15%, और वो भी उसमें टेक्निकल ऐसी चीज़ें की जाती हैं कि 15% तनख्वाह बढ़ाओ और साथ 10% टैक्स भी बढ़ा दो, तो ले दे के 5% उनकी तनख्वाह में इजाफा होता है। यहाँ पे 600% इजाफा कर दिया गया। किसानों का 2200 अरब का एक साल में नुकसान हो गया। 2200 अरब, इमेजिन करें 2200 अरब कितने होते हैं? 2200 अरब का किसानों का नुकसान हो गया। अब लोगों ने, लाखों लोगों ने जिन्होंने पिछले साल कुर्बानी की थी, इस साल वो कुर्बानी नहीं कर सके। इस बार कुर्बानी के जानवरों की जो कीमतें थी वो आपके सामने हैं। हज़ारों लाखों जानवर आखिरी दिन नजर आए कि लोग ट्रकों में, गाड़ियों में भर भर के वापस ले जा रहे हैं, अब वो उनके जानवर नहीं बिके। ये हालात हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। 2-3 बच्चों को रहीम यार खान में एक बंदे ने जहर दे के और खुद भी खुदकुशी कर ली। एक खातून भूख से जो है वो मर गई। कहीं पे कोई बात ही नहीं कर रही पीटीआई। भाई किसी चीज़ को तो हाईलाइट कर लो। कोई मतलब अब घर में बैठ के इस चीज़ पे, महंगाई और जो कुछ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों के साथ, किसानों के साथ, गरीबों के साथ हो रहा है, इस पे एक वीडियो पैगाम जारी करने में और इस हुकूमत को नंगा करने में और एक्सपोज करने में कितना टाइम लगता है। अच्छा, उसके बाद इसी तरह से आ जाए कि बताया गया जी, इमरान खान ने कहा जी मैं ईद के बाद कॉल देने जा रहा हूँ। पिछले 2 दिनों में हर बार माह रमज़ान में इमरान खान, पूरे माह रमज़ान में जब बाहर होते थे एक्टिविटीज़ होती थी, ईद की रात एक्टिविटी होती थी। ये जो ईद के 2-3 दिन होते हैं ना, लोग घरों में फ्री होते हैं, ना कोई खबरें उस तरह से होती हैं, ना कुछ चीज़ें होती हैं, यही फैमिली के साथ लोग होते हैं। कोई आपको इन 2 दिनों में नजर आया कि पीटीआई का कोई कहीं से नजर आया हो कि कोई मोमेंटम इन्होंने बनाना शुरू किया है? इमरान खान की 5 तारीख को तारीख दे दी जस्टिस डोगर ने और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने। 11 तारीख अगली समात है, आज 8 गुजर गई है। कोई आपको नजर आया कि पीटीआई ने कोई दबाव बढ़ाया हो, कोई हाइप क्रिएट की हो ताकि जजेस के ऊपर दबाव हो और अगली समात पे वो इमरान खान की सजा मुअत्तल कर दें? नहीं। क्या आपने पीटीआई के किसी का वीडियो पैगाम सुने कि इमरान खान जेल में किस वजह से? मैंने आपको बता दिया है कि पाकिस्तान के निज़ाम से भी उनकी लड़ाई है, इंटरनेशनल कुव्वतों से भी उनकी लड़ाई है। मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि अब लड़ाई तो इन कुव्वतों से है, लेकिन इमरान खान की जमानतें किन 4 जजों ने नहीं ली? आखिरी 3-3, 4-4 समातों पर क्या आपने उनके नाम सुने? पीटीआई वालों ने उनके नाम लिए? उन जजेस के कोई नाम आपने कहीं सुने? नहीं सुने होंगे। फिर इसी तरह से 8 फरवरी की जो धांधली थी, उसकी पिटीशंस के 180 दिन में फैसले होने चाहिए थे। आपने को पीटीआई का सुना है कि कोई इन्होंने बताया हो कि कौन कौन सा जज है जो वो केस सुन रहा है और फैसले नहीं कर रहा? कौन कौन सा रिटायर्ड जज है ट्रिब्यूनल में जो फैसले नहीं कर रहा? कोई नाम, एक नाम आपने सुना है? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने इनकी सुनी है? कोई इनका वीडियो पैगाम सुना है? फिर इसी तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी जो इजाज चौधरी साहब वगैरह हैं, पिछले हर एक की कम अज़ कम 15, 20 ऐसी समातें जिस पे उनकी ज़मानत का फैसला होना था, उसमें रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया और समात के ऊपर फैसला ज़मानत नहीं हुआ। होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन उनकी ज़मानत ना हो, कि रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया, उस दिन पीटीआई पूरी खड़ी हो जाए उनके हक में, वीडियो पैगामात आ रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो, जज का नाम लिया जा रहा हो, कहीं जिक्र तक नहीं होता यास्मीन राशिद का, शामी कुरैशी का, इजाज चौधरी का। और ये पीटीआई के जो मौजूदा MNS MPS हैं, ये बेनिफिशरी हैं इनकी गिरफ्तारियों के, ये बेनिफिशरी हैं उनके ऊपर होने वाले जुल्म के, ये बेनिफिशरी हैं इमरान खान की गिरफ्तारी और इमरान खान पर होने वाले जुल्म के। इमरान खान पर जुल्म हुआ, इमरान खान डट गया, मुश्किलात बर्दाश्त कर रहा है, वो बुशरा बीबी, उसकी फैमिली, उसकी बहनें, और उसकी वजह से कौम ने कि इमरान खान पे जुल्म हो रहा है, हम इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान के नाम पे इनको वोट दिया, ये MNA MPA बन के अयाशियाँ मार रहे हैं।
इनके पास इतना टाइम नहीं है कि ईद के दिन ये इमरान खान के लिए कोई वीडियो पैगाम जारी कर दें, उन जजेस का नाम ले दें जिन्होंने जमानतें नहीं दी, उन जजों का नाम ले दें जो आगे मखसूस नशस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को देने जा रहे हैं, ये उन ब्यूरोक्रेट्स के नाम ले दें जिन्होंने अभी समरियाल में धांधली की है, ये असीरान के लिए कोई वीडियो पैगाम जारी कर दें, उनके घरों में चले जाएं। जिले शाह के घर में पीटीआई के पास तौफीक नहीं हुई जाने की। आईजी जिसकी पुलिस ने जो कुछ किया, जो पंजाब में किया, आईजी आज पहुंचा हुआ था जिले शाह के घर। आप अंदाजा कर सकते हैं इन चीजों का कि क्या हो रहा है, पीटीआई की क़यादत क्या कर रही है। फिर इसी तरह से आप सिर्फ ये देख लें कि इमरान खान का जो आखिरी ट्वीट है वो पीटीआई के कितने लीडर्स ने रीपोस्ट किया, वो देख लें। फिर इसी तरह से एक चीज और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखें, अपोजिशन का काम होता है हुकूमत को एक्सपोज करना, वाइट पेपर जारी करना, दबाव बढ़ाना, हुकूमत को नंगा करना, हुकूमत को गंदा करना, हुकूमत की कारकर्दगी बताना। अरबों रुपए लगाकर इस निज़ाम ने एक झूठी परसेप्शन बना ली है कि पाकिस्तान का निज़ाम चल पड़ा है, चीज़ें सस्टेनेबल हो गई हैं। हालांकि हकीकत आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन ये काम तो अपोजिशन का है ना कि वो वाइट पेपर जारी करती है, वो बताती है। आज अगर अखबार में खबर ना लगती कि किसानों का 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ एक साल में, अगर खालिद महमूद खोकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना कहते उन्होंने 1600 अरब कहा, तो क्या ये फिगर, क्या पीटीआई का काम नहीं था कि ये फिगर देना? क्या पीटीआई का काम नहीं था किसानों के लिए खड़ा होना? क्या इस वक्त जो टेक्सटाइल के साथ हो रहा है, जो दीगर मुल्क के साथ हो रहा है, जो इमरान खान के जाने के बाद से दहशतगर्दी में कितना इजाफा हो गया, कोई फिगर्स पीटीआई ने दिए? मैंने कई वीडियोस में कह चुका हूं कि पीटीआई का एक ग्रुप है जो ऑफिशियल ग्रुप है, जैसे पीएमएलएन का है, पीपल्स पार्टी का है, पीटीआई का है, जिसमें मीडिया को खबरें भेजी जाती हैं। ऑफिशियल जो उनका ग्रुप है, पिछले 6 माह में मुझे एक चीज का जवाब दे दें जो इनके मीडिया का करते धरते हैं पीटीआई के, कि मुझे बताएं कि आपने हुकूमत के खिलाफ कितने वाइट पेपर जारी किए हैं, हुकूमत के खिलाफ कितने फैक्ट्स एंड फिगर्स जारी किए हैं, हुकूमत के कितने स्कैंडल्स आपने ब्रेक किए हैं, हुकूमत के कितने स्कैंडल्स को आपने एक्सपोज किया है, मुझे जवाब दे दें। हमेशा अपोजिशन हुकूमत को अटैक करती है और हुकूमत उसको रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है। यहां पर उल्टा खाता है, हुकूमत पीटीआई को अटैक करती है और पीटीआई के मीडिया का जो ग्रुप है उसमें सिर्फ रिस्पॉन्ड जो पीटीआई का मीडिया करता है, मीडिया टीम करती है, वो टिकर्स आते हैं, कोई वाइट पेपर नहीं। अगर आप इमरान खान के डायला से आने वाले बयानात को निकाल दें, पीटीआई के सोशल मीडिया को निकाल दें, और जो पीटीआई का सोशल मीडिया मुख्तलिफ व्लॉग से, मुख्तलिफ प्रोग्राम से क्लिप निकाल के लगाता है, इनको निकाल दें, तो मुझे पीटीआई के मीडिया की कारकर्दगी बताएं। पिछले 6 माह में ये जो सारी मैंने चीजें बताई हैं, इस पर पीटीआई का मीडिया क्या कर रहा है मुझे बता दें। तो क्या आप बता दें कि फिर क्या कर रहे हैं जो इनके मीडिया की, जिनकी जिम्मेदारी है, क्या कर रहे हैं, किस बात के उन्होंने ओहदे रखे हुए हैं? कि भाई आप अगर कंप्रोमाइज्ड हैं, आप अगर बुज़दिल हैं, अगर आपको किसी ने कहा हुआ है कि आपने हुकूमत के खिलाफ कोई चीज़ नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी, कोई एक्सपोज नहीं करना, तो आप छोड़ देना ओहदा। अगर आप नहीं कर सकते आप ओहदा छोड़ दें। आप क्यों इस तरह से मतलब एक आप चीज़ कर रहे हैं? आप बैठें, कोई आप हुकूमत को एक्सपोज नहीं करते, और हुकूमत ये परसेप्शन बनाने में अब काफ़ी हद तक कामयाब हो गई, एक बनाने में कि हमने चीज़ें कंट्रोल कर ली हैं, हालांकि नहीं कर ली। मैंने तो आपको कहा है कि आप रियल एस्टेट के हालात देख लें, आप कंस्ट्रक्शन के देख लें, आप तनख्वाह तबके की सूरत हाल देख लें, आप मिडिल क्लास की सूरत हाल देख लें, आप किसानों की सूरत हाल देख लें, आप ताजरों की देख लें, आप दुकानदार, आप कोई एक शोबा बता दें जो बेहतर हुआ हो पिछले 3 साल में, कोई एक तबका बता दें जिनकी ज़िंदगी में कोई सुख आया हो। नहीं, लेकिन परसेप्शन क्या है? परसेप्शन यही है कि जनाब बल्ले बल्ले और शानदार, और हुकूमत बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। और इसी तरह से कई बार इनको, अब सनम जावेद के लिए कितने लोग बात कर रहे हैं कि वो गिरफ्तार है और लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम उसकी ज़मानत नहीं होने दे रही है, वो जो उनके खामिद अतीक रियाज ने वीडियो पैगाम जारी किया। फिर इसी तरह से अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अशरफी साहब कह के थक गए हैं कि फार्म 45 की असम्बली का इजलास बुलाओ, फार्म 45 के MNAs MPs को बुला के कौमी असम्बली के लॉन में एक असम्बली लगाओ, एक पंजाब असम्बली के लॉन में असम्बली लगाओ फार्म 45 वालों की। नहीं करते। भाई मैं हैरान हूं कि पीटीआई के ना कोई वाइट पेपर है, ना कोई हुकूमती स्कैंडल्स हैं। मैं आपको, मुझे एक बात बताएं, जब इमरान खान जब तक बाहर थे, हर हफ्ते वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे जिसमें महंगाई का कंपैरिजन करते थे कि मेरे वक्त में क्या कीमतें थी, आज क्या कीमतें हैं। आखिरी बार पीटीआई ने कब ये कंपैरिजन किया? अच्छा, फिर मुझे बताएं कि इमरान खान जो है वो हुकूमती स्कैंडल्स को पकड़ते थे और उसको इशू बना देते थे, पूरे पाकिस्तान तक वो बात पहुंचा देते थे। सिंध की हुकूमत पाकिस्तान की सबसे करप्ट हुकूमत है। मुझे उसके कुछ 3 स्कैंडल्स बता दें जिसको पीटीआई सिंध ने इशू बनाया हो। जो ट्रांसपोर्टेशन का कराची में इशू है उसको उन्होंने इशू बनाया हो, जो वहां पे इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है कराची में और सिंध में, उसको पीटीआई सिंध ने इशू बनाया हो। स्कैंडल को इशू बनाना एक होता है स्कैंडल। पंजाब में स्कैंडल हुआ 34 करोड़ रुपए मिलादुन नबी की लाइटिंग में करप्शन हो गई। कहीं पे आपने आवाज़ सुनी है? अभी उस दिन जायद गशकोरी साहब ने खबर दी कि निगरान दौर में पता नहीं कितने अरब की जो है वो करप्शन हुई है, बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। कोई आपने पीटीआई के इसके ऊपर देखा है? देखें, पीटीआई की एक डिस्कनेक्ट है अवाम के साथ,
अवामी इश्यूज़ के साथ, इमरान खान के साथ। ये इमरान खान के नाम के बेनिफिशरी हैं, इनको इमरान खान के नाम पे वोट पड़ा है, ये इमरान खान की जेल के बेनिफिशरी हैं, ये इमरान खान के नाम पे एमएनए बने, एमपी बने, कौंसलर ना बन सकते, ये प्रोटोकॉल ले रहे हैं, ये प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इनकी हिकमत अमली इंतहाई पैथेटिक है। ये कंप्रोमाइज्ड हैं, ये चाबी वाले खिलौने हैं, ये बुज़दिल हैं, ये कोई वो काम करने को तैयार नहीं है जिससे कोई मोमेंटम बने। इंटरनल इनकी लड़ाइयाँ हैं, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो ये इस तरह से चीज़ें, मैंने इसमें किसी का नाम नहीं लिया, ना मैंने उनका नाम लिया जो जिन 15-20 ने ये चीज़ें की हैं, ना उनके नाम लिए जो नहीं कर रहे, ना उनकी मर्कज़ी लीडरशिप के नाम लिए हैं। मैंने सिर्फ ये सवालात और हकीकत आपके सामने रखी है, जो मेरे मुताबिक हकीकत है, आपके नज़दीक हकीकत नहीं होगी, आपके नज़दीक जो हकीकत है वो आप लिख दीजिए। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, पीटीआई, मैं असदुल्ला खान साहब के साथ एक व्लॉग में बड़ी तफसील से बता चुका हूँ कि पीटीआई के एक ग्रुप पोस्ट रहनुमा के साथ मेरी बात हुई, उसने कहा चीज़ें उस नहज पे आ गई हैं कि अब वो ये फील करते हैं कि इमरान खान की खुदा न खास्ता जान को खतरा है। लेकिन पीटीआई क्या कर रही है? कोई पीटीआई कोई कर रही है इमरान खान को अगर खतरा है तो उसके लिए कुछ कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही, कोई काम ये करने को तैयार नहीं है। और जो इस वक्त पिछले 2 दिन में मैंने इनके हालात देखे ना, मुझे ना तो कोई तहरीक चलती हुई नजर आ रही है। इमरान खान अंदर बैठ के तहरीक का कह भी देगा तो तहरीक किसने चलानी है? इन्होंने ही चलानी है ना। या तो फिर इमरान खान बोल्ड स्टेप ले, इमरान खान दे जिम्मेदारी अपनी बहन को, दे अपनी बहनों को जिम्मेदारी के लीड ये करेंगी, ये देखेंगी, फिर तो है। वरना जो इस वक्त सूरत हाल है, मैं आपको क्या क्या इनके किस्से बताऊं। एक वकील, बड़ा लायक वकील, उससे बात की गई कि मखसूस नशस्तों के केस में उसको भी खड़ा किया जाए पीटीआई की कुछ लोगों की तरफ से वकील करके, क्योंकि नून लीग ने भी अभी इसमें वो पार्टी, कुछ लोग बने नून लीग और पीपल्स पार्टी के। वकील से बात हो गई, पिटीशन तैयार हो गई, पिटीशन दायर होनी थी। तो एक दिन पहले पीटीआई के एक बड़े वकील ने, जिसके पास इख्तियार है फैसलों का, उसने रोक दिया कि यह वकील पेश नहीं होगा। क्यों नहीं पेश होगा? वजह सिंपल थी, जो समझ आती है कि वो लायक वकील है। वो जब लायक वकील, वो क्योंकि पीटीआई का हिस्सा नहीं है, वो लायक वकील जब दलाइल देगा, पूरा पाकिस्तान उसको देख रहा होगा, उसके दलाइल सुन रहा होगा, पूरे पाकिस्तान में उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। एक और लायक बंदा, लोग कहेंगे कि इसको तो पीटीआई की लीगल टीम में होना चाहिए। और फिर एक और, अगर पीटीआई में लीगल टीम में एक लायक बंदा आ जाएगा तो पहले जो 1-2 लायक बंदे हैं उनकी तो मोनोपोली खत्म हो जाएगी ना। इमरान खान तक भी बात पहुंच जाएगी कि यार वो फलां का पता चल, इमरान खान जेल बैठ के, उसके पास टीवी है, वो जेल बैठ के जब उसके दलाइल सुनेगा उस लायक वकील के, इमरान खान तो कहेगा कि इसको तो फौरन लीगल टीम में लो, इसको तो मेरे साथ मुलाकात करवाओ, इसको फलाना केस भी दो, इसको फलाना केस भी दो, फिर मोनोपोली तो खत्म हो जाएगी, इजारादारी तो खत्म हो जाएगी। तो ये इंटरनल इनकी लड़ाइयाँ हैं, ये कंप्रोमाइज्ड हैं, ये बुज़दिल हैं, ये चाबी वाले खिलौने हैं। और अगर बात इन्हीं पर रही तो इमरान खान की रिहाई नामुमकिन है, क्योंकि ये जितनी बड़ी लड़ाई है वो लड़ाई इन गैर संजीदा, इन चाबी वाले खिलौनों, इन बुज़दिलों और इन कंप्रोमाइज लोगों के साथ नहीं लड़ी जा सकती। इमरान खान को ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना बेहतर है। अगर इमरान खान अपनी रिहाई चाहता है तो कोई उसको जाकर कहे कि आप अपनी बहन को ना तो वज़ीर बना रहे हैं, ना एमएनए का टिकट दे रहे हैं, ना आप अपनी बहन को कोई पार्टी का चेयरमैन बना रहे हैं, लेकिन अपनी रिहाई की मूवमेंट अपनी बहनों के हवाले करें। कम अज़ कम वो आपकी पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगी, वो कम अज़ कम आपके साथ बेवफाई नहीं करेंगी। बाकी ये जो बाहर इस वक्त क़यादत है, इनके बस की ना तो ये बात है, ना ये कुछ करना चाहते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगनी मोहम्मद साहब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।